जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल विषय के चैप्टर नंबर 9 पर परिचर्चा करेंगे। 12वीं कक्षा के भूगोल विषय के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, इसके प्रमुख घटक कौन कौन हैं, इसके बारे में हम सब विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि व्यापार क्या है। व्यापार कहते किसे हैं, तो आपका उत्तर होगा वस्तु एवं सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान। वस्तु एवं सेवाओं का स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा से आदान प्रदान माने भेजना और मंगाना। वस्तु एवं सेवा का स्वैच्छिक आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। वस्तु एवं सेवा का स्वैच्छिक विनिमय, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, अदला बदली, व्यापार कहलाता है। और व्यापार के दो रूप हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार। व्यापार के दो रूप हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार। मन में प्रश्न होगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा है कि जब कोई देश अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करके, जब कोई देश अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करके दूसरे देश के साथ वस्तु का विनिमय करता है, जब कोई देश अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करके दूसरे देश के साथ वस्तु का विनिमय करता है, आदान प्रदान करता है, तो उसे हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय व्यापार अपने ही देश में, अपने ही देश में, देश के भौगोलिक सीमा के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव की ओर या गांव से शहर की ओर वस्तु का जो विनिमय होता है, उस विनिमय को हम राष्ट्रीय व्यापार मतलब राष्ट्र के अंदर होने वाले व्यापार को राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। बात आई विनिमय का। विनिमय क्या है, तो वस्तु का अदला बदली, वस्तु एवं सेवा का अदला बदली विनिमय कहलाता है। और विनिमय के दो रूप हैं, हालांकि एक रूप अब देखने को नहीं मिलता है। विनिमय के दो रूप, वस्तु विनिमय और मौद्रिक प्रणाली। वस्तु विनिमय क्या है, तो मुद्रा के आविष्कार के पूर्व, जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो मुद्रा के आविष्कार के पूर्व वस्तु से वस्तु का अदला बदली किया जाता था। मुद्रा के आविष्कार के पूर्व वस्तु से, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का विनिमय किया जाता था। तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु का विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। और मुद्रा के आविष्कार के बाद मुद्रा से वस्तु का विनिमय, मुद्रा से वस्तु का अदला बदली मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। अब मन में प्रश्न होगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का हमारे जीवन में किसी अर्थव्यवस्था के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि संसार का ऐसा कोई देश नहीं है जो अपनी आवश्यकता के सभी वस्तुओं का निर्माण करता हो। संसार का ऐसा कोई भी देश नहीं है जो अपने आवश्यकता के सभी वस्तुओं का निर्माण करता है, लेकिन प्रयोग तो सब वस्तु का करता है। तो अपने आवश्यकता के सभी वस्तु का निर्माण नहीं कर पाता है, लेकिन उसे सभी वस्तुओं का आवश्यकता पड़ती है। तो उन सभी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए, प्रयोग करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का किसी देश के विकास का आर्थिक दबाव मापक कहा जाता है, क्योंकि व्यापार से किसी अर्थव्यवस्था के प्रगति और तरक्की का पता लगता है। अगर किसी देश का व्यापार उन्नत अवस्था में है तो हम कह सकते हैं वह देश
समृद्ध होगा। लेकिन किसी देश का व्यापार बहुत ही कम अल्प मात्रा में होता हो, इसका मतलब वह देश समृद्ध नहीं है, वह देश क्या है? गरीब है। आपको बता दें, इस व्यापार के कारण ही कुछ देश अपने को विशिष्टीकरण प्राप्त कर लिया है। जैसे आउटसोर्सिंग के लिए सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है। हीरा का कटाई का सबसे बड़ा केंद्र भारत का मुंबई शहर है। फैशन और सौंदर्य प्रसाधन का सामान बनाने के लिए फ्रांस प्रसिद्ध है। टाइपराइटर के लिए इटली प्रसिद्ध है। और रेडीमेड कपड़ों के लिए विश्व का सबसे बड़ा मार्केट अपने इंडिया में, भारत में की राजधानी दिल्ली है। और दिल्ली में गांधीनगर जो रेडीमेड का हब है, रेडीमेड कपड़ों का स्पॉट है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा रेडीमेड कपड़ा की बस्ती उसे माना जाता है। लेकिन विश्व व्यापार के जो स्वरूप हैं आज वह बदल रहे हैं। अपनी विश्व व्यापार ने अपनी आज रूपरेखा, अपने स्वरूप को बदल डाला है। आज विनिमय प्रथा का प्रचलन तेज हो गया है। मन में प्रश्नों का विनिमय क्या है? तो वस्तु का आदान प्रदान विनिमय कहलाता है। भारत के में विदेशी व्यापार का इतिहास बहुत पुराना है, क्योंकि आज से लगभग 2000 साल पहले ही भारत का रोम के साथ व्यापारिक संबंध था। जब इंडिया के शासक हुए थे कनिष्क, जो कुषाण वंश के महानतम शासक थे, उन्होंने चीन से लेकर रोम तक, क्योंकि कनिष्क ने चीन को भी जीता था, चीन से लेकर रोम तक 6000 किलोमीटर एक लंबी सड़क का निर्माण किया था, जो इतिहास में सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध है। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा के द्वारा जब भारत आने के समुद्री रास्ता की खोज की गई, तो व्यापार का और तेजी से प्रसार हुआ। इस व्यापार के क्रम में हमारे देश में पुर्तगाली, डच, स्पेनिश, अंग्रेज और फ्रांसीसी सभी देश की कंपनियां आई और भारत के साथ व्यापार किया। हालांकि इस व्यापार के क्रम में हमारा भारत लगभग 200 वर्षों तक औपनिवेशिक साम्राज्य बनकर रह गया। लेकिन व्यापार की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव आया। व्यापार की दिशा में एक नए बदलाव आए और विश्व के कई देशों से हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो गई? जुड़ गई। हालांकि उन औपनिवेशिक कंपनियों ने भारतीय संसाधन और भारत की अर्थव्यवस्था का दोहन करने का ही काम किया था। अब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या है? कोई देश क्यों किसी देश के साथ व्यापार करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार या घटक की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के घटक या आधार हैं भौतिक स्वरूप, आर्थिक स्वरूप, जनसंख्या की मात्रा, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय नीतियां और व्यापार समझौता। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 6 आधार हैं। ये 6 आधार ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निर्धारण करने का काम करता है। पहला भौतिक, किसी देश की भूमि संरचना, वहां की जलवायु, वहां की मिट्टी व्यापार को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। क्योंकि व्यापार के विकास या ह्रास में भूगर्भ की संरचना, मिट्टी और जलवायु का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्योंकि हर जलवायु में हर प्रकार के वस्तु का निर्माण करना, पदार्थ का निर्माण करना संभव नहीं। दूसरा, आर्थिक घटक। व्यापार के लिए आर्थिक घटक भी महत्वपूर्ण है। किसी देश में आर्थिक संसाधनों की प्रचुरता है तो आर्थिक संसाधनों की प्रचुरता उस देश के व्यापार के समृद्धि का आधार है। अगर देश में आर्थिक संसाधन ज्यादा होंगे, वह देश व्यापार के दृष्टिकोण से समृद्ध होगा। यदि आर्थिक घटक नहीं होंगे तो वह व्यापार समृद्ध नहीं होगा। जनसंख्या की मात्रा, व्यापार को आधार प्रदान करने वाला कारक जनसंख्या की संरचना भी है। जनसंख्या ज्यादा होगी तो व्यापार बड़े पैमाने पर होगा, क्योंकि जनसंख्या ही वस्तु का उपभोग करती है
और उपभोग करती है, मतलब डिमांड भी करती है। परिवहन साधनों का विकास, आने जाने की सुविधा भी, आवागमन के साधन अगर उन्नत अवस्था में हो तो व्यापार का विकास होता है, अगर आवागमन के साधन नहीं होंगे तो व्यापार का विकास नहीं होगा। आय, जिस देश में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होता है वहां विकास, व्यापार उन्नत अवस्था में होता है। लेकिन यदि राष्ट्रीय आय अल्प मात्रा में हो तो वहां व्यापार उन्नत अवस्था में नहीं होता है। उसके बाद राष्ट्रीय नीतियां, सरकार की नीतियां, सरकार की नीतियां भी व्यापार को प्रभावित करती हैं। और सरकार की नीतियों में मुक्त व्यापार नीति, प्रशुल्क की दरें, आर्थिक सहायता, संरक्षण, कोटा ये आती हैं। तो राष्ट्रीय नीति में सबसे पहले आते हैं मुक्त व्यापार। सरकार यदि व्यापार पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाती है, आयात और निर्यात पर लगाए गए सारे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है, तो इसे मुक्त व्यापार कहते हैं। और जहां व्यापार मुक्त होगा वहां अर्थव्यवस्था का विकास तेज होता है। प्रशुल्क दरें, टैक्स का जो रेट है कम है, वहां व्यापार का विकास ज्यादा होगा। अर्थव्यवस्था खुली है, मतलब आयात और निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, कोटा नहीं है, उस व्यापार का विकास ज्यादा होगा उस देश में। लेकिन सरकार यदि किसी वस्तु का कोटा फिक्स कर देती है तो वहां पर व्यापार का विकास नहीं होगा। और इसके अलावा राष्ट्रीय भावनाएं और उस देश के लोगों की सोच और रुचियां भी व्यापार को प्रभावित करती है। इसके अलावा व्यापार समझौता, तो आपको बता दें व्यापार समझौता दो प्रकार का होता है, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय। मन में प्रश्न होगा द्विपक्षीय व्यापार समझौता किसे कहते हैं? तो दो देश आपस में अगर व्यापार करने के लिए वार्ता करते हैं, समझौता करते हैं, तो उसे हम द्विपक्षीय व्यापार समझौता कहते हैं। लेकिन अनेक देश अगर व्यापार करने के लिए आपस में समझौता करते हैं तो उसे हम बहुपक्षीय व्यापार समझौता के नाम से जानते हैं। अब सवाल होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार कितने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकार हैं, पहला द्विपाक्षिक व्यापार, दूसरा बहुपाक्षिक व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकार हैं, द्विपाक्षिक व्यापार और बहुपाक्षिक व्यापार। मन में प्रश्न होगा द्विपाक्षिक व्यापार क्या है? तो दो पक्षों के बीच, मतलब दो देशों के बीच, या जब दो देश की सरकार व्यापार अपने देश के व्यापारियों को व्यापार करने की सहमति जारी कर देती है, सहमति पत्र दे देती है। यदि दो देश की सरकार अपने व्यापारियों को, अपने उद्यमियों को व्यापार करने के लिए सहमति पत्र दे दे तो इसे हम द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। बहुपक्षीय, अनेक देशों के साथ जब कोई देश व्यापार करता है तो उसे हम बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं। अब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख पक्ष की बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख पक्ष में विश्व व्यापार का परिमाण। प्रश्न होगा तो विश्व व्यापार का परिमाण क्या है? तो व्यापार में सम्मिलित वस्तुओं का वास्तविक मूल्य, व्यापार में जिस वस्तु को हम शामिल करते हैं उस वस्तु के मूल्य को हम विश्व व्यापार का परिमाण कहते हैं। व्यापार में जिन वस्तु का हम क्रय विक्रय करते हैं उस वस्तु का जो रियल कीमत होगा उस रियल कीमत को हम विश्व व्यापार का परिमाण कहते हैं। और यदि आपसे कोई प्रश्न करे कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का परिमाण कैसा है तो आप कहेंगे घाटे में है, क्योंकि भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आजादी से लेकर अब तक कभी प्लस में नहीं गया, हर वर्ष घाटा में जाता है। क्योंकि जितना मूल्य का हम सामान बेचते हैं उससे ज्यादा मूल्य का हम सामान मंगा लेते हैं। दूसरा, विश्व व्यापार का संयोजन। विश्व व्यापार का संयोजन का मतलब हुआ इसमें एक देश दूसरे देश के साथ जो वस्तु का आदान प्रदान करते हैं, एक देश दूसरे देश के साथ कितनी मात्रा में वस्तु का आदान प्रदान किया उसी की मात्रा को हम विश्व व्यापार का संयोजन कहते हैं। कितनी वस्तु का आदान प्रदान किया, किन किन वस्तुओं का किया, कितनी मात्रा में किया, उसको हम विश्व व्यापार का संयोजन के नाम से जानते हैं। और आप जान लें भारत 7500 प्रकार के वस्तु का निर्यात करता है। भारत विश्व के 110 देशों के साथ व्यापार करता है और विश्व के 110 देशों में
लगभग 7500 प्रकार के वस्तु का निर्यात करता है और 6800 प्रकार के वस्तु को उन देशों से मंगाता है। विश्व व्यापार की संरचना और दिशा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो पक्ष होते हैं, एक आयात और एक निर्यात। तो आयात और निर्यात को सम्मिलित रूप से विश्व व्यापार की संरचना और दिशा कहते हैं। व्यापार में आयात और निर्यात वस्तु के मूल्य को जोड़ दिया जाए तो उसे विश्व व्यापार की संरचना या दिशा के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें कि भारत अपने कुल व्यापार का 50% व्यापार यूरोप महादेश के देशों के साथ करता है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार संयुक्त राज्य अमेरिका है। दो प्रश्न हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार संयुक्त राज्य अमेरिका है, लेकिन भारत अपने कुल व्यापार का 50% व्यापार यूरोप महादेश के देशों के साथ करता है। विश्व व्यापार का संतुलन की बात करते हैं तो विश्व व्यापार के संतुलन के 3 पक्ष हैं, अनुकूल व्यापार, प्रतिकूल व्यापार और व्यापार संतुलन। मन में प्रश्न होगा, अनुकूल व्यापार क्या है? तो अनुकूल व्यापार का मतलब होता है अपने पक्ष में व्यापार। अनुकूल व्यापार का मतलब हो गया अपने पक्ष में व्यापार। जैसे कोई देश यदि 100 अरब डॉलर का आयात करता है और 90 अरब डॉलर का निर्यात करता है। कोई देश यदि 100 अरब डॉलर का आयात माने मंगाता है, लेकिन 90 अरब डॉलर का क्या करता है? निर्यात करता है। तो घटाएंगे तो क्या होगा? 10 माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हमने मंगाया कितना का? 100 अरब का, लेकिन भेजा कितना का? 90 का। मतलब दूसरा देश का व्यापारी हमारे यहां से 10 अरब डॉलर रुपया ज्यादा लेके जाएगा। मतलब हमारे देश की मुद्रा या विदेशी मुद्रा भंडार में से उतना घट गया। तो इसे हम कहेंगे प्रतिकूल व्यापार। क्या कहेंगे? उल्टा। और अनुकूल माने हमारे पक्ष में। हमने यहां इस शब्द को चेंज कर दे। 100 अरब का हमने निर्यात किया, 100 अरब का हमने क्या किया? निर्यात किया, मतलब भेजा। और 90 का हमने क्या किया? आयात किया। तो यहां प्लस हो जाएगा। हमने निर्यात किया 100 अरब डॉलर का और आयात किया 90 अरब डॉलर का। तो हमारे देश का जो व्यापारी हैं वह दूसरे देश की मुद्रा 10 अरब डॉलर लेके आएगा। इससे हमारे देश के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इसे हम अनुकूल माने पक्ष में व्यापार कहेंगे। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जितना का हम आयात करते हैं उतना का ही निर्यात करते हैं। जैसे हमने 100 अरब डॉलर का निर्यात किया तो 100 अरब डॉलर का हम आयात भी कर लिए। जितना मात्रा का हम आयात कर लिए उतना का निर्यात कर लिए। तो यहाँ क्या होगा? मूल्य 0-0। मतलब आयात और व्यापार और निर्यात व्यापार का मूल्य यदि बराबर हो जाए या शून्य हो जाए तो उसे हम व्यापार संतुलन के नाम से जानते हैं। अब होगा मुक्त व्यापार और भूमंडलीकरण की बात करते हैं। तो मुक्त व्यापार क्या है? तो मुक्त व्यापार वह व्यापार है जिसमें सरकार के द्वारा व्यापार पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण और कोई प्रतिबंध को नहीं लगाया जाता है। तो उस व्यापार को हम मुक्त व्यापार के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। हम लोग कल के टॉपिक में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के गुट जैसे हम यूरोपीय साझा बाजार को पढ़ेंगे, उसके बाद इफ्टा के बारे में जानेंगे, कोमोकोन, शार्क, आसियान, इन सारे व्यापारिक संगठनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।